टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने किसानों तक खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाएं, ताकि हमारे किसान उनका उचित इस्तेमाल कर सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पिंजरा संवर्धन मछली पालन के बारे में। इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, जिसमें दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी, और अंत में हमेशा की तरह दिखाएंगे आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। मछली पालन व्यवसाय के बारे में तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप पिंजरा संवर्धन विधि से मछली पालन करते हैं तो आप उच्च कोटि की किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका बाजार में अच्छा भाव भी मिलता है। आइए देखते हैं पिंजरा संवर्धन विधि पर हमारी ये रिपोर्ट। पिंजरा संवर्धन के लाभ और तत्काल आवश्यकता के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी ने व्यावसायिक रूप से स्वदेशी मछली की प्रजातियों का अध्ययन किया और जलाशयों में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी मॉडल पिंजरों में अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। उच्च मूल्य के बटर कैटफिश ओम्पोक बिमाकुलेटस, जिसे आमतौर पर पाबड़ा के रूप में जाना जाता है, और माइनर कॉर्प लेबियोबाटा, जिसे स्थानीय तौर पर बाटा के नाम से जाना जाता है, के सफल प्रदर्शन और उपज को मैथन जलाशय झारखंड के पिंजरों में बाजार के आकार में सफलतापूर्वक संवर्धित किया गया। ओम्पोक बिमाकुलेटस के अविकसित मछली के बच्चे को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। संवर्धित अवधि के 7 महीनों में 80% से अधिक जीवित रहने के साथ 50 से 62 ग्राम का औसत आकार हासिल किया गया। कुल 150 किलोग्राम मछलियों की उपज प्राप्त की गई। लेबियोबाटा को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। 6 महीने की संवर्धित अवधि के बाद 85% से अधिक जीवित रहने के साथ 45 से 52 ग्राम का औसत वजन प्राप्त किया गया और कुल 430 किलोग्राम मछली को उपजाया गया। इसी तरह उच्च मूल्य मध्यम कॉर्प पंतीय सराना एक शाकाहारी मछली, जिसे आमतौर पर पुटी के नाम से जाना जाता है, उसे ओडिशा के गंजाम जिले के सलिया बांध में 4 पिंजरों में रखा गया था। संवर्धित अवधि के 3 महीने के बाद 150 ग्राम का औसत वजन और 90% से अधिक जीवित रहने की दर हासिल की गई। कुल 460 किलोग्राम मछलियों को उपजाया गया था। मछलियों की प्राकृतिक सफाई के कारण पिंजरे बायोफाउलिंग जीवों से रहित थे। पंगेसियस जैसी अन्य मछली प्रजातियों के साथ सराना का समावेश बायोफाउलिंग जीवों को नियंत्रित करने के अलावा उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि उच्च बाजार की मांग के कारण सराना पूर्वी भारतीय जलाशयों में पिंजरे के संवर्धन के विविधीकरण के लिए एक उम्मीदवार मछली प्रजाति हो सकती है। उच्च मूल्य की प्रजातियों के साथ पिंजरा संवर्धन के विविधीकरण से न केवल इस प्रथा को अपनाने में वृद्धि, बल्कि इसके साथ ही ये भारत के जलाशयों और आर्द्र भूमि में संलग्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। तो भी आपने देखी पिंजरा संवर्धन विधि पर मछली पालन पर हमारी ये रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो।
सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। साल 2001 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन साइंस कांग्रेस के 88वें सम्मेलन के दौरान बनकर सामने आई संस्था ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की स्थापना के दौरान कहा था कि साल 2020 तक भारत गरीबी, भुखमरी और कुपोषण से मुक्त होकर दुनिया का ऐसा देश बनेगा जो वातावरण के लिए सुरक्षित होगा, और इसे संभव किया जाएगा प्रकृति के प्रभावशाली और टिकाऊ इस्तेमाल से। इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिस संस्था की स्थापना हुई और उसके लिए जो स्वतंत्र कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर R.S. परोदा। Myself, Raj Paroda, currently chairman of Independent Advisory Committee to the CRP on grain legumes. Under the change management process of the CGIR, 16 CGIR research programs called CRPs have been sanctioned, of which one on grain legumes is being led by ICRISAT. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर R.S. परोदा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर परोदा के कंधों पर यूं ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। यूं ही देश की सरकार ने डॉक्टर परोदा पर भरोसा नहीं जताया। यहां तक आने और इस जिम्मेदारी को निभाने लायक बनने के लिए इस महानायक ने कड़ा संघर्ष किया। कृषि में उच्च शिक्षा की कौन सी डिग्री, कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार नहीं मिला डॉक्टर R.S. परोदा को। जहां रहे, जहां गए, अपनी छाप छोड़कर आए डॉक्टर R.S. परोदा। राजस्थान के अजमेर में 1942 को जन्मे राजेंद्र सिंह परोदा का बचपन खेत खलियान और गांव में बीता। बचपन में मेरा एक्चुअली जन्म अजमेर में हुआ था, और तो फादर वहाँ सर्विस में थे और मदर भी उनके साथ वहीं रहती थी। फिर उनका जब ट्रांसफ़र हो गया अजमेर से, तो घर पे दादा दादी जी थोड़े एजड थे, तो ये सोचा कि मदर ही खेती को संभालें और घर को, तो हम सभी वहाँ शिफ्ट हो गए। तो मेरी पढ़ाई वैसे तो शुरू में इंग्लिश मीडियम से सोफिया कॉलेज से शुरू हुई थी नर्सरी में, पर जल्दी गांव में शिफ्ट होकर के प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ा। वहाँ हिंदी मीडियम ही था, और हाई स्कूल भी वहीं, क्योंकि गांव में थी, तो देन आई शिफ्टेड टू हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में 7वीं कक्षा तक मैं गांव में रहा। गांव में रहना, मां के साथ खेती में हाथ बटाना और पढ़ाई भी करना। हालांकि पढ़ाई में शुरू से ही कमाल के थे डॉक्टर R.S. परोदा, लेकिन गांव के माहौल में स्पर्धा कम होती है, इसीलिए शुरुआती पढ़ाई की रफ्तार धीमी ही रही। 7वीं के बाद 8वीं के लिए डॉक्टर परोदा अजमेर आ गए।
अजमेर में मामा के साथ रहकर पढ़ाई की। छोटी उम्र में अकेले और माता पिता से अलग रहकर बहुत कुछ सीखा आर.एस. परोदा ने। जब मैं 8th में आया तो मुझे अजमेर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया, और वो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ध्यान तब शुरू हुआ। और गवर्नमेंट हाई स्कूल अजमेर काफ़ी अच्छी स्कूलों में से मानी जाती है। अजमेर वैसे भी एजुकेशन के लिए अच्छा प्लेस है। अंग्रेज़ों के टाइम से ही मेयो कॉलेज और मिलिट्री स्कूल और सारा कुछ वहाँ रहा। सेंट स्टीफेंस और सोफिया एंड देन ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ जाके वहाँ मैं शिफ्ट हुआ तो अकेला ही था, और मेरे साथ मेरे मामा जी थे, तो उनके साथ मैं रहता था। और हम अपने आप ही दोनों अपना जो है वो सारा काम करते थे, खाना बनाने का भी और पढ़ाई का भी और घर भी साफ़ रखने का। तो वो एक अच्छी एजुकेशन हुई, और उससे किस तरह से अपने आप को संभालना है, रखना है, औरों का कैसे ध्यान रखना है, सिस्टर्स छोटी थी उनका कैसे ध्यान रखना है, तो वो सारा कुछ हमें एनवायरनमेंट मिला। डॉक्टर परोदा ने यूं तो विज्ञान के विषय से पढ़ाई की थी, लेकिन उसी दौरान अजमेर में कृषि स्नातक का कॉलेज खुला था। इत्तेफाक कहिए या कुछ और, डॉक्टर आर.एस. परोदा ने इंजीनियरिंग और मेडिकल को ना चुनकर कृषि को चुना। इसके पीछे उनकी सोच थी कि वो कृषि की पढ़ाई करके अपने घर की खेती में मां की मदद कर सकेंगे। डॉक्टर परोदा ने फॉरेस्ट क्रॉप यानी चारे वाली फसल पर खूब रिसर्च की है। दरअसल इस रिसर्च के पीछे डॉक्टर परोदा की अपनी सोच थी, और इसी सोच की वजह से उन्हें सम्मान मिला, मान मिला। भारतीय कृषि में पशुधन का बहुत योगदान है, और कुछ प्रांतों में जैसे कि हरियाणा, पंजाब, लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 35 से 40% तक का है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के। जब मैंने अपना कार्य अनुसंधान का शुरू किया था तो इनके ऊपर रिसर्च पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो मैंने उस टाइम सोचा कि फॉरेज रिसर्च के ऊपर ही मैं अपना काम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शुरू करूंगा, और उसमें मैंने फॉरेज रिसर्च का एक टीम बना करके कार्य शुरू किया। और उसमें हमें काफ़ी नेशनल लेवल पे अवार्ड भी मिले। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का टीम रिसर्च अवार्ड, फिर रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, फिर फ़िकी अवार्ड, और फिर ओम प्रकाश बशीन अवार्ड। इसी तरह से काफ़ी जो है वो पुरस्कार देश के स्तर पर मिलते रहे। डॉक्टर परोदा को देश की सरकार ने खेती में उनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 1998 में देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में एक पद्म भूषण से सम्मानित किया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भारतीय स्तर पर पद्म भूषण से भी जब मुझे सम्मानित राष्ट्रपति जी के.आर. नारायण जी के हाथों से किया गया। मैं सभी देशवासियों का और किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 बहनों में इकलौते भाई डॉक्टर आर.एस. परोदा की जिंदगी यूं तो मान सम्मान, शोहरत, दौलत से भरपूर रही, लेकिन पारिवारिक जिंदगी की उथल-पुथल ने थोड़ा परेशान भी किया। शादी के 9 साल बाद पत्नी की असमय मौत हो जाने के बाद जिंदगी पटरी से उतर गई। मां अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़कर गई थीं।
जिनको पालने की जिम्मेदारी डॉक्टर RS परोदा के कंधों पर आ गई। जब मैं PhD कर रहा था तब मेरी शादी हुई थी और मेरे 2 डॉटर्स हैं जो मेरी पहली वाइफ के द्वारा हुई और अनफॉर्चुनेटली उनकी फिर 79 में जो है वो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में मेरी दूसरी शादी प्रोफेसर शशि परोदा से हुई। पहली वाली शादी जो है वो सुमन के साथ थी। तो दोनों डॉटर्स तो पहली शादी से हैं और उनका बड़ा योगदान रहा। UK में वो मेरे पास साथ गई। बड़ी मेरी डॉटर उस टाइम में 6 महीने की थी, तब हम UK में साथ रहे। किसानों के इन महानायकों की सोच ही देश की खेती को नए आयाम दे सकती है। इन महानायकों ने दुनिया देखी है, खेत और खेती की नब्ज को टटोला है। ये बीज देखकर फसलों का भविष्य जानने वाले महारथी हैं। इन्हें मालूम है वो तरीके जो खेती को कामयाबी की राह पर ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में। और अंगूर जो कि हमारे उत्तर भारत के प्रदेशों में होता है, जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको समशीतोष्ण अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ क्योंकि अंगूर एक विशेष परिस्थिति में होता है। सर्दियाँ आती हैं, सर्दी के बाद और गर्मी में थोड़ा वक्त होता है, जो कि जून तक उसको समय मिलता है कि अंगूर के दानों को बढ़ने का, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का। हमारे किसान भाइयों को अंगूर को उसी अवस्था में तोड़ना चाहिए जब अंगूर अच्छी अवस्था में पककर तैयार हो जाए, क्योंकि उससे अंगूर का बाज़ार भाव भी निर्धारित होता है और जो अंगूर है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है और जो उसका जो भंडारण है, उसका प्रसंस्करण है, वो सब उसी के ऊपर आधारित होता है। इसलिए जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ विशेषकर मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि यहाँ कुछ ही प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ की जा सकती हैं, जो कि छोटी अवधि में की जाती हैं। जैसे कि परलेट है, हमारा फ्लेम सीडलेस है और पूसा सीडलेस है, पूसा उर्वशी है, पूसा नवरंग है। ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो कि कम से कम 85 से 90 से 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जब अंगूर के पकने की बात आती है तो उसमें 2 विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मिठास और खटास। उसी पर उसकी पकने की जो उसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर से माप तय करते हैं कि उसमें जो मिठास है तकरीबन 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए और खटास है तकरीबन 0.6 से 0.8 प्रतिशत तक होनी चाहिए। और यदि ये मात्रा मिलती है तो हमारे किसान भाइयों को ये अंगूर हैं उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके साथ में यदि अंगूर जूस के लिए किया जा रहा है तो उनको थोड़े कम मात्रा पर भी अंगूरों की तुड़ाई की जा सकती है, जैसे कि 12 से 13 डिग्री ब्रिक्स आता है। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रख करके हमारे किसान भाई यहाँ जो अंगूर की प्रजातियाँ उनको तोड़ सकते हैं और बाज़ार में उनको बेच सकते हैं या और प्रसंस्करण के लिए भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये जो समय है
कुछ प्रजातियों में तो वेराइजन स्टेज होती है, जबकि कलर ब्रेक स्टेज भी उसको बोलते हैं। और इस स्टेज में जो अंगूर है, अंगूर में कलर डेवलपमेंट शुरू होता है, चाहे वो सफ़ेद रंग की वैरायटियाँ हों, चाहे वो काले रंग की वैरायटियाँ हों। काले रंग की प्रजातियों में उनका जो कलर है रंगीन कलर की तरफ जाता है, जबकि सफ़ेद रंग की प्रजातियों में उनका जो गहरे हरे रंग के को छोड़ करके थोड़ा सफ़ेद और पीलेपन की तरफ जाता है। और ये उसको दर्शाता है कि अंगूर की प्रजातियाँ पकने वाली हैं। इसीलिए इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि इसमें कैसे अंगूरों की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय कम है, 85 से 90 दिन यहाँ मिल पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अंगूरों में यहाँ डोरमेक्स का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि 15 दिन पहले ही ये जो बेलें हैं वो फूट जाती हैं। लेकिन अब इस समय अंगूर को जल्दी से जल्दी पकना चाहिए और मानसून से पहले, यानी कि उनकी हम जिससे कि तुड़ाई कर सकें और विभिन्न समस्याओं से भी बच सकें। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो हमारे अंगूर हैं उसमें इथ्रेल नाम का एक जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसका छिड़काव करें। इसमें जो प्रजातियां हैं जैसे कि हमारा परलेट है, फ्लेम सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है और पूसा सीडलेस है, इन प्रजातियों में जो इथ्रेल की मात्रा को 500 ppm के घोल बना करके इनके गुच्छों पर छिड़काव करने से इसमें जो दाने हैं जल्दी पक जाते हैं, उसमें मिठास की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि हम बोलते हैं कि 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। और ये इसके नहीं करने से अंगूर में ये होता है कि हमारे थोड़े अंगूर जो हैं खट्टे रह जाते हैं और देर से पकते हैं। देर से पकने का कारण ये है कि यदि देर से अंगूर पकते हैं, मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो सारे जो अंगूर के दाने फट जाते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी किसान भाई यहाँ इसकी खेती करते हैं, उनको जब भी अंगूर में वेराइजन की स्टेज हो, जब कलर ब्रेक की स्टेज आती है, तो उनको इथेल 500 ppm का घोल अंगूर के जो गुच्छे हैं उन पर छिड़काव करें, जिससे उनकी गुणवत्ता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये गर्मी का महीना है, तो अंगूर के जो बाग हैं उनकी देखभाल भी एक विशेष स्थान रखती है, जिसमें कि मैं 2-3 चीज़ों को बताना चाहूँगा। इन गर्मी के सीज़न में, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो बेलें हैं उनको पानी की आवश्यकता भी होती है, दूसरे इस समय में ही अंगूर के पकने की जो शुरुआत भी होती है, इसीलिए इस पानी का बहुत ही एक अच्छी तरह से उसका व्यवस्थित तरीके से हमें बेलों को देना चाहिए। हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, यदि धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन देते हैं इससे पहले समय, पकने से पहले समय या वेराइजन के समय में, तो उसमें जो दाने का आकार है, गुणवत्ता उसकी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जब लेकिन वेराइजन का स्टेज जब आता है, कलर ब्रेक का स्टेज आता है, तो मैं हमारे किसान भाई को सुझाव देना चाहता हूँ कि उनको जो बाग हैं, अंगूर के बाग हैं, उसमें सिंचाई बिल्कुल रोक देनी चाहिए, जिससे कि जो पौधों में जो मिठास है वो आसानी से बढ़ जाता है। और यदि हमारे किसान भाई सिंचाई कर देते हैं तो उससे जो अंगूरों में जो मिठास है बहुत कम हो जाते हैं, अंगूर खट्टे रह जाते हैं। दूसरे साथ में क्योंकि ये गर्मी का महीना होता है, गर्मी से जो उनका जो छिलका है सख्त हो जाता है, और एकदम से सिंचाई का पानी देने से जो अंगूर के दाने हैं उसमें फटने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए कम से कम पानी दें और वेराइजन की स्टेज के बाद में पानी को बिल्कुल रोक दें। और एक और हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अंगूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गुच्छे होते हैं वो ढके होते हैं, और उसके कारण जो भी रंगीन जो प्रजातियाँ हैं उसमें रंग का जो डेवलपमेंट है, जो उत्पत्ति है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें गुच्छों को सूर्य की रोशनी की तरफ भी रखना चाहिए, जिससे कि उसमें जो कलर है उसको हम आसानी से अच्छी तरह से बना सके। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके जो इसमें जो क्रियाएं की जा सकती हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, और जो अंगूर का जो स्वाद है उसको बनाए रखा जा सकता है। जब अच्छी फसल मिलती है तो किसान को बहुत अच्छी पैदावार भी मिलती है, अच्छी गुणवत्ता होने से बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। लेकिन इसी बीच में इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि बीच में कभी कभी इसमें देखा गया था कि थ्रिप्स की समस्या आती है। थ्रिप्स की समस्या आने से इसके जो फल हैं उसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं, जो कि अंगूर के दाने के आकार बढ़ने के साथ साथ ही उनका आकार भी जो बढ़ता जाता है, तो उनका दानों का जो धब्बे हैं उनका आकार बढ़ने से उनकी गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए जब दाने छोटे होते हैं उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, इसी समय में यहाँ जो कुछ इंसेक्ट, जो कीड़े जो कि पत्ती को खाने वाले होते हैं, जो पत्तियों में छिद्र बना देते हैं, यदि जो कीड़ों का प्रकोप यदि होता है तो पत्तियों में छिद्र बनाने से उनका जो भोजन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है,
वो सीधे तरह प्रभावित करते हैं अंगूर के दाने के डेवलपमेंट को, तो इसीलिए दानों का आकार भी कम हो जाता है। इसलिए ये दो समस्या हैं जो कि हमारे उत्तर भारत में आती हैं, क्योंकि ये गर्मी का महीना है इसलिए और ज़्यादातर समस्या नहीं आती, जिसको कि हम बोल सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, एंथ्रैक्नोज है। ये जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो बारिश आने के बाद ही शुरू होती हैं, और उन समस्याओं के लिए निदान हमें इसके बाद ही करना शुरू होना चाहिए। इसीलिए जो यदि पत्ती खाने वाले यदि कीट आते हैं उसके लिए भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जिसको कि हम बोलते हैं इमिडाक्लोपिड, को 3 ml 10 लीटर पानी में घोल के छिड़काव से हम दोनों ये जो कीड़े हैं उनकी हम आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। और एक जो समस्या और मैंने अभी बता रहा था कि ये समस्या कभी कभी आ जाती है, कुछ जो प्रजातियां हैं जिनके छिलके बहुत पतले होते हैं, और कभी कभी कुछ बारिश आने की वजह से, क्योंकि जब बारिश का जो पानी होता है दानों पे यदि वो रुकता है तो जो दाने होते हैं उस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, और जब पानी अंदर जब दानों में जाता है तो एकदम से जो उनका जो छिलका है उसको प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है और जो दाने फट जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमारे किसान भाइयों को एक साथ में पानी नहीं देना चाहिए, और हल्का हल्का पानी देने से जो ये प्रभाव है उसको भी कम किया जा सकता है। इस तरह से हम देखभाल करके हमारे जो बाग हैं उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अपने गुणवत्तापूर्ण जो अंगूर हैं उनकी पैदावार कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बीज रहित हों चाहे बीज वाले अंगूर हों। लेकिन इसमें एक जो विशेष जो हमें ध्यान रखने वाली जो बात होती है कि हम शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को लगाएं, जिसमें कि जो उनका मानक है जो कि 18 डिग्री ब्रिक्स तक होना चाहिए, जो मिठास है वो आने पर उसकी तोड़ाई करें और उसको बाजार में बेच सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।